आरना मोबाइल देखती है। आदित्य के 3 मिस्ड कॉल देखकर घबराकर मन में सोचने लगती है कि अरे आज तो अमर के यहाँ जाना है और मंदिर भी जाना था। मैं कैसे भूल गई, कहीं लेट तो नहीं हो गई मैं। 9 तो नहीं बज गए हैं। हे शिव जी, बचा लेना आज मुझे, नहीं तो पक्का आज फिर से सर से डांट कि वहाँ भी लेट करवा दी मैं। और ये सोचते हुए घड़ी की तरफ देखती है तो चैन की सांस लेते हुए कहती है, बचा लिया शिव जी आपने, अभी तो 7 ही बजा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू शिव जी। फिर आदित्य को फोन लगाती है। आदित्य फोन उठाते हुए, ओह थैंक गॉड, आपने फोन तो किया। मैं कब से आपको फोन कर रहा था पर आप तो रिसीव ही नहीं कर रही थी। आरना, जी सर, मैं वो नींद में, रिंग नहीं सुनाई दे पाई सर। सॉरी सर, प्लीज़ सॉरी सर। आदित्य आरना को इस तरह हकलाते हुए सुनकर उसकी सारी स्थिति समझ जाता है और हंसने लगता है। आरना उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर चौंक कर पूछती है, क्या हुआ सर? आदित्य, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, मैं इसलिए फ़ोन कर रहा था कि मैं आपको 8:45 तक शिव मंदिर में ही मिलूंगा। आप शिखा को भी बता दीजिएगा, वहीं से हम अमर के यहाँ चलेंगे। आरना, जी सर, हम बिल्कुल टाइम पर मिल जाएंगे। आदित्य ओके कहकर फ़ोन रख देता है। आरना भी जल्दी से बेड से उठकर शिखा को फ़ोन कर सब बताती है। फिर फटाफट बाथरूम भागती है और जल्दी से नहाकर रेडी हो जाती है। फिर वो रसोई घर में जाती है माँ के पास, क्योंकि वो अभी वहीं होंगी। उनको भी बताना है अमर के यहाँ जाने का। कल के हालात देखकर वो बताना ही भूल गई थी माँ को। माँ रसोई घर में चाय बना रही होती है। आरना उनके पास आकर पीछे से उनके गले में हाथ डालती है और गाल में किस करते हुए गुड मॉर्निंग कहती है। माँ प्यारी सी स्माइल देकर उसके गाल पर हाथ फेरती है। आरना आगे आकर माँ का हाथ पकड़ कहती है, माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बैठो, मैं सब काम निपटा लूँगी, आप जाओ आराम करो। माँ एक नज़र आरना पर डालती हैं, फिर प्यार से कहती हैं, मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और चिंता मत कर, जो कल हुआ वो अब ना होगा कभी। मुझे अब मेरे दोनों बच्चों के लिए जीना है, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो तुम अब ये सब और काम की भी चिंता छोड़ दो। वैसे भी हम 3 प्राणियों के लिए काम ही कितना रहता है, अभी सब हो जाएगा तो दिन भर आराम ही तो करती हूँ और पड़े पड़े ही रहने में कहाँ मन लगता है बेटा, तो तू मुझे करने दे ये सब। फिर प्यार से उसको देखते हुए बोलती है, आज तो मेरी बच्ची बहुत प्यारी लग रही है, कहीं जाना है क्या? आरना, हाँ माँ, आज मंदिर के बाद अमर के घर जाना है, उन्होंने अपने सब फ्रेंड्स को बुलाया है, तो जाऊँ माँ? माँ, ये भी कोई पूछने की बात है, जाओ कितने दिन के बाद तो अपने दोस्तों से मिलने जा रही है, तेरा भी मन खुश हो जाएगा, पर शाम से पहले आ जाना बेटा, तेरी चिंता लगी रहती है। आरना, जी माँ कहते हुए माँ के मना करने के बाद भी उनके साथ काम करवाने लगती है। तभी शिखा आ जाती है तो दोनों माँ को बाय कहकर मंदिर के लिए निकल जाते हैं। मंदिर आकर दोनों पास की ही पहचान की दुकान से प्रसाद लेते हैं चढ़ाने के लिए। तो दुकान के काका उसे 2 पैकेट देते हैं, एक छोटी और एक बड़ी सी, जिसे देखकर शिखा हैरानी से काका से बोलती है, काका हमने एक ही प्रसाद का पैकेट चाहिए। तो काका आरना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बताते हैं, अरे बेटा, ये आरना बिटिया के लिए है, वो हर रविवार को यहाँ गरीबों को अनाज देती है, उसने मेरे पास पहले ही इसके पैसे जमा करवा दिए हैं, इसलिए मैं उसका ये पैकेट तैयार करवा कर रखता हूँ। ये सुन शिखा आरना का कंधा थपथपाते हुए कहती है, अरे वाह आरना, तू तो बड़ा दानी हो गई है यार। आरना मुस्कुराते हुए, अरे नहीं शिखा, मैं कोई दानी वानी नहीं हूँ, बस लोगों की हेल्प करना मुझे पसंद है। यहाँ आती हूँ तो बाहर इन लोगों को इस तरह बैठे देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मुझसे जितना संभव हो पाता है उतना उनके लिए कर देती हूँ। इस पैकेट में 5-6 लोगों के लिए 1 हफ्ते का राशन रहता है, जिसे मैं शिव जी को छुआ कर इन्हें दे देती हूँ, ताकि मेरे शिव जी का आशीर्वाद और प्रसाद इन्हें भी मिले। शिखा, बहुत ही अच्छा काम करती है तू तो यार। अच्छा चल, अभी तो जल्दी कर, वरना हम लेट हो जाएंगे। और दोनों मंदिर के अंदर आकर प्रणाम करती हैं और प्रसाद चढ़ाकर प्रार्थना करते हैं कि आरना अनाज का पैकेट शिव जी से छुआकर मंदिर के बाहर बैठे लोगों को दे देती है। सभी लोग आरना को खूब आशीष देते हैं, तो आरना उन सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है, जिसमें से सविता जी और राधिका जी उतरती हैं।
आरना और शिखा उन दोनों को वहाँ देखकर खुश हो जाती है और उनके पास आती है। सविता जी भी आरना को देखकर बहुत खुश होती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं। अब तक दूसरी कार में आदित्य और निखिल भी आ जाते हैं। वो सब इन सब को बाहर देखकर उनके पास पहुंच जाते हैं तो सविता जी हैरानी से आदित्य की तरफ देखती हैं। आदित्य अमर के घर जाने की बात बताता है और सविता जी उससे बोलती हैं कि चले जाना, पर मंदिर आए हो तो पहले भोलेनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद ले लो, फिर चले जाना। आदित्य और निखिल भी दर्शन करते हैं, फिर चारों अमर के घर के लिए निकल जाते हैं। घर आकर सविता जी राधिका जी बातें करती रहती हैं। तभी किसी का फोन आता है तो बात करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद बात खत्म होने पर जब वो फोन रखती हैं तो राधिका को किसी सोच में डूबी हुई देखती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या सोच रही हो राधिका। तो राधिका कहती है, दीदी एक बात बोलूं? सविता जी कहती हैं, हाँ राधिका बोलो ना, क्या बात है? राधिका, दीदी आपको आरना कैसी लगती है अपने आदित्य के लिए? मुझे तो ये लड़की बहुत ही अच्छी लगी। कितनी प्यारी है, सबका ख्याल भी रखती है, संस्कारी भी है और बड़ों को मान भी देती है। उसकी और अपने आदित्य की जोड़ी भी अच्छी लगेगी। उस पूजा वाले दिन उसकी माँ से मिली मैं, वो भी बहुत अच्छी लगी मुझे। एक सभ्य और सुलझी हुई महिला लगी मुझे। तो आप क्या कहती हो दीदी इस बारे में? सविता जी, अरे बस भी कर, तू तो उसकी तारीफ के पुल ही बांधे जा रही है। वैसे सच कहूँ तो वो लड़की है ही ऐसी, जिससे भी मिलती है सबको अपने मोह के बंधन में बांध लेती है। मैं तो जब से उससे मिली हूँ तभी से मेरे मन को भा गई है वो, और इस घर में वो मेरी बहू बनकर आए, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए हो भी क्या सकती है। तभी आदित्य के चाचा जी रजनीश आकर सोफे पर बैठ जाते हैं और सविता जी से बोलते हैं, क्या बात है भाभी जी, किस बात की खुशी मनाई जा रही है अब? तो सविता जी बताती हैं कि आदित्य के लिए हमने एक लड़की पसंद की है, अब आप भी अपनी राय दें उसके बारे में। और आरना के बारे में बताती हैं तो रजनीश जी को भी आरना पसंद आती है। सविता जी उन दोनों से बोलती हैं, वैसे तो आदित्य मेरी किसी बात के लिए मना नहीं करेगा और मुझे लगता है आदित्य को भी आरना पसंद है, फिर भी एक बार हमें उससे इस बारे में बात करना चाहिए क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी का सवाल है। रजनीश और राधिका भी सविता जी की बात का समर्थन करते हैं। यहाँ आदित्य, आरना, शिखा और निखिल अमर के घर पहुँचते हैं। अमर उन सब का दरवाजे पर ही वेलकम करता है और सबको घर के अंदर हॉल में लाता है, जहाँ रिया, मोहित, मेघा और सौम्या पहले से ही आ चुके होते हैं। सब एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं और वहीं कुछ लोग सोफे पर तो कुछ लोग दीवान पर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से एक प्यारी सी लड़की हाथ में पानी की ट्रे लेकर आती है। देखने में थोड़ी सांवली पर छवि बहुत ही प्यारी, काली आंखें, बड़ी बड़ी सी नुकीली नाक, मांग में सिंदूर, माथे पर एक छोटी सी लाल बिंदी, होठों पर प्यारी सी मुस्कान, रेड कलर की सलीके से पहने हुए साड़ी, कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वो। आरना और शिखा तो पहली बार आए थे अमर के घर, तो उसे अमर के घर की ही कोई सदस्य समझ रही थी, पर बाकी सभी जो पहले भी आ चुके हैं अमर के घर, वो सभी उस लड़की को देखकर आश्चर्य से अमर की तरफ देखते हैं। अमर उन सबका ऐसा रिएक्शन देख उस लड़की को अपने साथ लेकर आता है और सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, इनसे मिलिए, ये हैं खुशी अग्रवाल, यानी मिसेस अमर खुशी अग्रवाल, मेरी वाइफ और आप सबकी भाभी। अमर की बात सुन आरना, शिखा और रिया को छोड़कर बाकी सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और सब एक साथ बोलते हैं, क्या? सब कभी अमर की तरफ देखते, कभी रिया की तरफ तो कभी खुशी की तरफ। अमर उन सब की ऐसी हालत देखकर हंसने लगता है, फिर सबसे बोलता है, मैं जानता हूँ तुम सब ऐसे आश्चर्य से क्यों देख रहे हो, पहले शांति से बैठो और पानी पियो, फिर तुम सबको सब बात बताता हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और खुशी की तरफ इशारा करता है तो खुशी उसका इशारा समझ सबको पानी देती है। सब बिना कुछ बोले पानी का गिलास लेते हैं और पानी पीकर अमर की तरफ देखने लगते हैं। अमर भी समझ जाता है कि सब सच जानने के लिए कितने बेचैन हैं, तो वो भी सीधा पॉइंट पर आता है। आरना और शिखा को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है। वो दोनों चुपचाप उन सब की बातें सुनती रहती हैं।
अमर बात शुरू करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम सब लोग हैरान इसलिए हो क्योंकि मैं और रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और इस बात की जानकारी हमारे घर वालों को भी है। फिर भी मैंने खुशी से शादी कैसे कर ली। आरना और शिखा ये बात सुन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सारी बात समझ जाते हैं कि क्यों बाकी लोग इन तीनों को इस तरह देख रहे थे। अब सभी लोग अमर की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाते हैं। तो अमर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, तो सुनो आप सभी मेरी शादी के पीछे की एक कहानी। 4 महीने पहले मेरे दादाजी के बहुत ही खास दोस्त की पोती की शादी हो रही थी, जिसमें शामिल होने हम सभी उनके गांव गए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी की हर रस्म, संगीत, मेहंदी, हल्दी सब बड़े ही धूमधाम से हो रही थी। शादी वाले दिन भी जब बारात आई तो हम सभी ने उनका स्वागत सत्कार बड़े ही जोर शोर से किया। दोनों ही तरफ के सभी लोग बहुत खुश थे। दूल्हे का द्वार चार हुआ, फिर उसे स्टेज पर बैठाया गया। दूल्हा अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में लग गया। यहाँ दुल्हन भी खूबसूरत से लाल जोड़े से सजी अपनी सहेलियों के साथ हाथों में जयमाला लिए स्टेज पर आई। दोनों तरफ के लोग जयमाला देखने आगे आ गए थे और जैसे ही दुल्हन दूल्हे को जयमाला डालने लगती है, दूल्हा उसका हाथ पकड़ उसे रोक देता है। सब लोग उसकी ये हरकत देख हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं, जो बहुत ही गुस्से में नजर आता है। घर के कुछ बड़े लोग आकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, आप इस तरह दुल्हन को क्यों रोक दिया। तो दूल्हा गुस्से में ही उन सब से बोलता है, मैं ये शादी नहीं कर सकता। आप सभी ने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे किसी और की फोटो दिखाकर किसी और से शादी करवा रहे हो। फोटो तो किसी सुंदर सी लड़की की दिखाए थे, फिर ये सांवली काली सी लड़की से क्यों शादी करवा रहे हैं आप लोग। ये बात सुन दुल्हन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दौड़कर घर के अंदर चली जाती है। सब लोग दूल्हे को बहुत समझाते हैं कि बेटा इसी लड़की की फोटो हमने दिखाई थी आपको, पर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। उसके पिताजी भी उसे बहुत समझाते हैं, पर उसको तो जैसे कुछ सुनना ही ना हो। वो बारात को वहीं छोड़ अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। दूल्हे के पिता और बाराती भी ये कहकर कि जब दूल्हा ही नहीं तो हमारा यहाँ क्या काम, कह वापस चले जाते हैं। जहाँ अभी थोड़ी देर पहले खुशियों का माहौल था, वहाँ अब दुख और उदासी का मातम छा गया था। किसी से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। दुल्हन के माता पिता का तो रो रो कर बुरा हाल था और मेरे दादाजी के दोस्त, उनको तो ऐसा सदमा लगा कि वो ना कुछ बोल पा रहे थे ना ही रो पा रहे थे। वो बस मंडप की तरफ एकटक देखे जा रहे थे। मेरे दादाजी उन्हें धीरज बंधा रहे थे कि तभी वो अचानक उठे और दौड़कर घर के पास वाले कुएं की तरफ जाने लगे। सब लोग घबरा गए। मैं दौड़कर उनको पकड़ता हूँ और बड़ी मुश्किल से उन्हें संभालते हुए घर लाता हूँ। उनकी हालत ठीक नहीं थी। मेरे दादाजी उनका हाथ पकड़कर उन्हें बहुत समझाते हैं, पर वो कुछ भी नहीं बोलते, बस रोए जा रहे थे। तभी मेरे दादाजी एक निर्णय लेते हैं और अपने दोस्त और वहाँ खड़े सभी लोगों से बोलते हैं, उठो सब, ये क्या रोने वाला माहौल बनाकर रखा है। तुम सभी ने शादी वाला घर है, जाओ गाओ बजाओ खुशियाँ मनाओ, शादी आज ही होगी। उनकी बात सुन सब हतप्रभ हो उनकी तरफ देखने लगते हैं। दादाजी के दोस्त भी उनकी बात सुन दादाजी से कहते हैं, क्यों मजाक कर रहे हो तुम, क्या तुम्हें भी मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। बारात भी वापस चली गई, कौन करेगा मेरी पोती से शादी। उसका सांवला रंग ही उसकी जिंदगी को तबाह कर गया, अब वो जी कर भी क्या करेगी। तभी मेरे दादाजी खूब तेज चिल्लाकर कहते हैं, बकवास बंद कर अपनी, क्यों नहीं जिएगी। वो किसी और की गलती की सजा खुद को क्यों देगी। वो क्या कमी है तेरी पोती में, ये बता। सुशील है, संस्कारी है, पढ़ी लिखी है, सब काम कर सकती है। सिर्फ एक सांवले रंग को लेकर उसके लिए ये सोचना क्या सही है। ये रंग तो भगवान कृष्ण का भी सांवला था, फिर क्यों सब उनसे प्रेम करते थे। क्योंकि प्रेम सूरज से नहीं सीरत से किया जाता है, और जो उसे छोड़कर गया है ये उसकी बदकिस्मती है जो वो तुम्हारी पोती के गुणों को पहचान ना सका। अब उठ और जाकर उसको शांत करा कर ले आ, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा दुखी तो वही है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। अब वो मेरे घर की बहू बनने जा रही है और मुझे अपने पास बुलाकर उनसे कहते हैं कि अपने अमर के लिए तेरी पोती का रिश्ता मांगता हूँ। ये बात सुनकर वहाँ फिर से खुशी की लहर दौड़ जाती है, पर मैं और मेरे मम्मी पापा हैरानी से दादाजी की तरफ देखते हैं, जिसे दादाजी समझ जाते हैं।
और हम तीनों को थोड़ी दूर ले जाकर बात करते हैं। दादाजी हम सबको बहुत ही धीरज और प्यार से समझाते हैं, तो हम सब उनकी बात मान जाते हैं, क्योंकि आज तक हमने उनकी कोई भी बात टाली नहीं थी। और यहाँ तो उनकी ज़बान का सवाल था, जो किसी भी कीमत में हम सब उन्हें मना कर ही नहीं सकते थे। दादाजी मेरे सर पर प्यार से हाथ रखकर मम्मी पापा को साथ ले जाते हैं शादी की तैयारी करवाने। मैं वहीं हताश सा होकर बैठ जाता हूँ और रिया के बारे में सोचने लगता हूँ। रिया के बारे में सोचते ही मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है उस समय कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एक तरफ मेरी रिया तो दूसरी तरफ दादाजी, दोनों ही मेरे अपने दिल और दिमाग में एक तूफान, एक ज्वालामुखी सा जल रहा था। क्या करूं, कैसे करूं? इसी ऊहापोह में मैं न जाने कितनी बार रिया की फोटो को देखकर उसे चूम डाला था और कई बार मेरी उंगलियां उसके नंबर पर जाकर वापस आ जाती हैं। मैं रिया को फ़ोन लगाता, फिर रिंग जाने से पहले ही घबराकर काट देता कि क्या बोलूँगा उससे। पर पता नहीं कैसे उसी वक्त रिया का फ़ोन आता है। मैं बड़ी मुश्किल से उसका फ़ोन उठाता हूँ, आंखों में आंसू लिए मैं जैसे ही हेलो बोलता हूँ, उधर से रिया की सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती है। मैं समझ जाता हूँ कि रिया को सब पता चल चुका है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ उससे। इस समय वो कैसा महसूस कर रही होगी, कितना दर्द हो रहा होगा उसके दिल में, उसे मैं महसूस कर सकता था। दर्द तो मुझे भी हो रहा था, पर अपने से ज़्यादा उसके दर्द की चिंता थी उस वक्त मुझे। कुछ देर हम दोनों बस एक दूसरे की खामोशी भरी सिसकियाँ सुनते रहे। फिर रिया भरी हुई आवाज़ में बोली, अमर मैं जानती हूँ ये हम दोनों के लिए आसान नहीं है एक दूसरे को भुला पाना, पर दादाजी को जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वो एक लड़की की जान, उसके परिवार की इज्जत के साथ साथ इंसानियत को भी बचा रहे हैं। अमर दादाजी एक सच्चे दोस्त होने के साथ साथ एक अच्छे नागरिक होने का भी फर्ज निभा रहे हैं। तुम्हें मालूम है अमर, अभी उन्हीं ने फ़ोन कर मुझे सब बताया। इतने सालों में पहली बार मैंने उनकी आवाज़ में एक दर्द महसूस किया जो उन्हें तुम्हारे बारे में बोलने में हो रहा था। उनकी आवाज़ में एक थिरकन थी जिससे साफ पता चल रहा था कि वो रो रहे थे। अमर, दादाजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इस वक्त तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वो अच्छी तरह से जानते थे कि मेरे अलावा और कोई नहीं जो तुम्हें अभी संभाल पाता। इसलिए उन्होंने मुझसे बोला तुमसे बात करने को। रिया बहुत देर तक मुझे समझाती रही और अंततः उसने मुझे मना ही लिया इस शादी के लिए। मैं शादी के लिए तैयार हो गया था, पर मन बहुत उदास था मेरा। भारी मन से मैं शादी की सारी रस्में निभाता और किसी को जताता नहीं हूँ कि मैं किस कदर टूटा हुआ हूँ। पर दादाजी सब समझ रहे थे, उन्हें मेरी तकलीफ का अंदाज़ा था, इसलिए बार बार मेरे पास आ जाते, पर मुझसे कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। मैं भी उनकी स्थिति देख समझ जाता हूँ कि मेरी तकलीफ देख दादाजी भी परेशान हैं और उनके सामने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता हूँ। शादी अच्छे से हो जाती है और हम खुशी को साथ ले यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने पर मम्मी पापा और दादाजी हमारे कुछ खास रिश्तेदारों को बुलाकर बाकी की रस्मों को पूरा करते हैं। शादी की पहली रात ही मैं खुशी को अपने और रिया के बारे में सब कुछ बता देता हूँ, क्योंकि मैं उसे धोखे में नहीं रखना चाहता। और मैं भी ये बोलता हूँ कि मैं हमारे इस रिश्ते को हमेशा सच्चाई से निभाऊंगा। बस थोड़ा समय चाहता हूँ खुद को रिया की यादों से बाहर निकालने के लिए। खुशी जब ये सब बातें सुनती है तो खुद को बहुत अपराध बोध से ग्रसित पाती है और रोते हुए मेरे पैरों में गिर जाती है। बोलती है, मेरी वजह से आप अपने प्यार से दूर हुए हैं, आप मुझे छोड़ दीजिए, उन्हें अपना लीजिए, वो आपका प्यार है। मैं खुशी को उठाते हुए प्यार से समझाता हूँ, मैंने ये शादी तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं की थी। शादी एक पवित्र बंधन है जो दो लोगों के बीच प्यार और विश्वास की अटूट डोर से निभाया जाता है, और मैंने इसी विश्वास के साथ तुम्हें सारी सच्चाई बताई है, जिससे तुम्हारे मन में कभी भी कोई गलतफहमी ना रहे। तुम्हें एक और बात बताता हूँ जो रिया ने मुझे तुमसे कहने को कहा था। खुशी, मेरी और रिया की दोस्ती बचपन से है। हर दुख और सुख में उसने मेरा और मेरे परिवार का साथ दिया है। हर मोड़ पर उसने मुझे संभाला है। प्यार तो हमें बाद में हुआ है और रिया चाहती है अगर तुम्हें उचित लगे तभी हम इस दोस्ती के रिश्ते को आगे बरकरार रखेंगे, और अगर तुम्हें पसंद ना होगा
तो हम अभी इस दोस्ती के रिश्ते का अंत कर देंगे और कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। अब ये तुम्हारा निर्णय होगा कि तुम क्या चाहती हो, ये हम दोनों को ही स्वीकार होगा। मेरी बात सुन खुशी कहती है, मेरी वजह से आपका प्यार छूट गया है, पर अब मैं ये दोस्ती कभी नहीं टूटने दूंगी। रिया जी का ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने अपना प्यार लुटाकर आपको मुझे सौंपा है। उनकी वजह से ही मुझे आप जैसा सभ्य और सुलझा हुआ हमसफ़र मिला है। तो अब मैं दो दोस्तों को दूर कर एक और अपराध नहीं कर सकती। और उसी वक्त तुरंत मेरे फ़ोन से रिया को फ़ोन लगाकर उसे सब बात बताती है। खुशी के इस निर्णय से उस रात हम तीनों ही सुकून की नींद सोते हैं। खुशी जल्द ही अपने प्यार से घर के सभी लोगों को अपना बना लेती है, जिसमें मैं भी शामिल होता हूँ। दादाजी मेरी गृहस्थी अच्छे से बसा देख अब 4 धाम की यात्रा के लिए कहते हैं, इसलिए मम्मी पापा भी उनके साथ गए हैं। इतना कहकर अमर एक लंबी सी सांस भरते हुए सबकी तरफ देखते हुए कहता है, तो ये रही दोस्तों मेरी और खुशी की शादी की कहानी। अमर की कहानी सुन सबकी आंखों में नमी आ जाती है। आरना तो भावुक होकर रिया के गले लग जाती है और उससे कहती है, दोस्ती और प्रेम का सही मतलब तो आज मैंने तुमसे सीखा है। सच्ची दोस्ती और सच्चा प्यार निस्वार्थ किया जाता है, जो तुमने किया। ये सुन बाकी सभी भी आरना की बात का समर्थन कर रिया के गले लग जाते हैं। ये देख अमर भी उनसे बोलता है, यारो मैं और खुशी भी तो हैं, तो सब उन दोनों को भी गले लगा लेते हैं। खुशी उन सभी से कहती है, क्या मैं भी आप सभी की दोस्त बन सकती हूँ? तो रिया प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहती है, सकती हो नहीं बन चुकी हो। उसकी बात सुन सभी जोर से यस चिल्लाते हैं। सबका इतना प्यार देख खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अचानक मोहित अपना पेट पकड़ जोर से आह कहकर चिल्लाता है, तो सभी हैरान होकर उसके पास पहुंच जाते हैं। मोहित उन्हें देखकर पेट पकड़ और जोर जोर से आह कर चिल्लाता है। सब घबराकर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ मोहित? आदित्य उसके पेट में हाथ रखते हुए पूछता है, दर्द हो रहा है क्या तुझे? तो मोहित उसकी बात का जवाब दिए बिना और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, आह आह, हे भगवान बचाओ मुझे, निकालो इनको यहाँ से। उसकी बात सुन सब हैरानी से उसे देखते हैं और निखिल उसका मुंह बंद कर बोलता है, क्यों चिल्लाता रहा है? बताना क्या हुआ तुझे और किससे बचाए और किसको निकालने का बोल रहा है तू? मोहित उसकी बात सुन चेहरे पर परेशानी के भाव लिए अपने पेट की तरफ इशारा करता है और जैसे ही कुछ बोलने को करता है, निखिल उसकी टी शर्ट ऊपर कर देखने लगता है कि क्या हुआ इसे। तो मोहित उसको पीछे धकेलते हुए बोलता है, क्या कर रहा है साले? इन सब के सामने मेरी इज्जत क्यों उतार रहा है? देख सब लड़कियां भी तो यहाँ तेरी नहीं पर मेरी तो इज्जत का ख्याल कर। उसकी ये बात सुन सब लड़कियां हंसने लगती हैं और निखिल उसे मारने के लिए दौड़ता है। तो मोहित सोफे के पीछे भागकर आदित्य के पीछे जाकर छुपता है। निखिल उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो आदित्य हंसते हुए उसे बचाते हुए बोलता है, छोड़ना निखिल इसे, ये तो ऐसा ही है। और मोहित की तरफ देखकर पूछता है, और मोहित अभी तो तुझे पेट में दर्द हो रहा था, क्या क्या बकवास कर रहा था अभी? मोहित उसकी बात सुन मासूम सा मुंह बनाते हुए कहता है, तो और क्या करूं मैं? तुम लोग मेरा और मेरे पेट का ध्यान ही नहीं दे रहे हो। पहले अमर की इतनी लंबी कहानी, फिर खुशी भी रोने लगी तो तुम लोग फिर से उसे संभालते, फिर पता नहीं और कितना टाइम लगता। मेरी पेट की हालत देखो, इसके अंदर चूहे कूद कूद कर धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। मोहित इतना मासूम चेहरा बनाकर बोलता है कि सब उसको देख हंसने लगते हैं। आदित्य उसके पेट में एक घूंसा मारते हुए कहता है, भुक्कड़ कहीं का, सीधे नहीं बोल सकता था कि भूख लगी है? ड्रामेबाज साला डरा दिया सबको। उसकी बात सुन मोहित अपनी बत्ती सी दिखाने लगता है। खुशी सबके लिए नाश्ता लगाने अंदर जाने लगती है तो रिया और आरना भी उसके साथ चल देते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए आती हैं, जिसमें समोसा, ढोकला, भजिया, प्याजी बड़ा, नमकीन, गुलाब जामुन और काजू कतली रखा रहता है। जैसे ही तीनों नाश्ते को टेबल पर रखती हैं, मोहित नाश्ते पर टूट पड़ता है और समोसा मुंह में ठूसते हुए कहता, वह आज तो मज़ा आ जाएगा। उसकी बात सुन और उसे ऐसा करते देख एक बार फिर सब ठहाके मारकर हंसने लगते हैं।
फिर सभी साथ में बैठकर नाश्ता करते हुए हंसी मजाक करने लगते हैं और अपने पुराने कॉलेज के दिनों की बात करते हैं। बात का सिलसिला जो शुरू होता है तो बात करते करते उन सबको 3 बज जाते हैं। खुशी घड़ी देखती है तो घबरा कर किचन की तरफ जाती है और मन ही मन में बड़बड़ाते हुए जाती है कि 3 बज गए, अभी तक खाना नहीं बना, जल्दी से जाकर बना लेती हूँ। रिया उसकी हालत देख सब समझ जाती है। अब तक रिया और आरना भी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो रिया आरना को आंखों से इशारा कर उसे भी किचन में चलने के लिए कहती है। दोनों खुशी की हेल्प करवाने किचन में आ जाती हैं। खुशी ने खाने की बहुत सी तैयारी सुबह ही कर ली थी, जिससे तीनों जल्दी ही खाना बना लेते हैं और डाइनिंग टेबल पर खाना लगा सबको खाने के लिए बुलाते हैं। सब एक साथ बैठ खाना खाते हैं और खाने की खूब तारीफ करते हैं। खाने के बाद खुशी सबको खीर सर्व करती है और बताती है कि ये आरना ने बनाई है। तो निखिल मुस्कुराते हुए आदित्य की तरफ देखकर कहता है, हाँ तो सबसे पहले आदित्य को खिलाओ। ये बात सुन आरना हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है तो निखिल बात संभालते हुए कहता है, मेरा मतलब आदित्य को खीर बहुत पसंद है ना, तो सबसे पहले उसे दो। और कहते हुए आदित्य को एक आंख मारता है तो आदित्य गुस्से से उसे देखता है। सभी खीर खाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। आरना सबको थैंक यू बोलती है। तभी हवा के साथ यूं एक खुशबू का झोंके सा उसे एहसास होता है। वो कुछ पल उसे महसूस करती है और दौड़कर बाहर चली जाती है। उसे ऐसे दौड़कर बाहर जाते देख सब हैरानी से उसे ही देखने लगते हैं, पर शिखा उस खुशबू से ही समझ गई थी कि आरना क्यों इस तरह से बाहर भागी है। सभी बाहर गार्डन की तरफ आते हैं आरना को देखने के लिए, तो उसे देख सब हंसने लगते हैं। बाहर बारिश हो रही होती है और आरना बारिश में भीगते हुए वहीं गार्डन में एक जगह जहां बारिश से पानी भर गया था वहां कूदती रहती है। उसे ऐसा करते देख सब हंसते हुए उसके पास आ जाते हैं और उसी के जैसे कूदने लगते हैं। सब बारिश का मजा लेने लगते हैं। थोड़ी देर इसी तरह भीगने के बाद सब अंदर आ जाते हैं क्योंकि सबको ठंड लगने लगती है, पर आरना अभी भी बारिश में भीग रही थी तो शिखा उसे बुलाने जाती है, पर वो बस थोड़ी देर और शिखा भीगने देना, देख कितना मजा आ रहा है, कह देती है। शिखा 1-2 बार फिर उसको बुलाती है पर वो नहीं मानती तो शिखा गुस्से से आदित्य के पास जाकर बोलती है कि सर आप ही कुछ कीजिए वरना उसका ये पागलपन खत्म ही नहीं होगा। बारिश के पीछे पूरी पागल हो जाती है ये, तो अपनी तबीयत भी खराब कर लेगी। आदित्य उसकी बात सुन आरना के पास जाता है और उसे अंदर चलने को कहता है, पर आरना उसको भी बस थोड़ी देर और सर कहकर बारिश में हाथ ऊपर कर भीगने लगती है। आदित्य थोड़ी देर ऐसे ही उसे मुस्कुराकर भीगते हुए देखता है, पर जब देर होने लगती है तो आरना नहीं मानती तो उसे उसकी तबीयत खराब होने की चिंता होने लगती है। तो अब वो थोड़ा गुस्से में आरना से अंदर चलने को बोलता है, पर आरना बारिश का आनंद लेने के चक्कर में आदित्य की बात को अनसुना कर देती है। तो इस बार आदित्य उसे गोद में उठा लेता है और अंदर ले जाता है। आरना आदित्य के इस तरह उठाने से घबरा जाती है और बड़ी बड़ी आंखें कर कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप सर, मुझे नीचे उतारिए। पर आदित्य उसे गुस्से से घूरकर कहता है, तुम चुप रहो बस, एक तो किसी का सुनना नहीं कुछ, ना अपनी तबीयत का ख्याल, बस ये बारिश का भूत सवार हो जाता है। कब से शिखा बोल रही है, मैं बोल रहा अंदर चलो, तो सुन भी रही हो तुम, अब बिल्कुल चुप रहना क्योंकि अंदर चलकर ही उतारूंगा तुम्हें। आरना उसका गुस्सा देखकर कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपनी आंखें नीची कर लेती है, पर बीच बीच में आदित्य को तिरछी नज़र से मुस्कुराकर देखती भी रहती है। आदित्य के उसे इस तरह गोद में उठाने से, छूने के एहसास से ही उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन होने लगती है। आदित्य का भी कुछ ऐसा ही हाल रहता है। वो जल्दी से आरना को हॉल में लाकर उतारता है। अब तक बाकी लोग भी कपड़े बदल कर आ जाते हैं। अमर सारे बॉयज के लिए अपने कपड़े और गर्ल्स के लिए खुशी के कपड़े दे देता है। अमर जल्दी से आदित्य और आरना को भी कपड़े चेंज करने को बोलता है और आदित्य को कपड़े देते हुए गेस्ट रूम और आरना को खुशी के पास भेज देता है। दोनों जल्दी ही कपड़े चेंज कर बाकी सभी के पास आ जाते हैं। सब लोग चाय पी रहे होते हैं तो सौम्या उन दोनों को भी चाय लाकर देती है।
तभी आरना को इतनी देर बारिश में भीगने की वजह से छींक आने लगती हैं तो शिखा बोलती है, लो शुरू हो गई ना छींक आना। अब खुद की तबीयत खराब करवा कर खुश होना और मुझे आंटी से डांट पिटवाना कि ख्याल नहीं रखा तेरा। उसकी बात सुन आरना जैसे ही कुछ कहने को करती है फिर से छींक आने लगती है। उसे ये देख सौम्या उससे बोलती है, आरना तुम ये चाय पियो, इससे तुम्हें कुछ राहत मिलेगी। वैसे भी ये स्पेशल मसाला चाय है जो मेरे भाई ने बनाई है, उनके हाथ की बनी चाय का तो जवाब ही नहीं है। सौम्या की बात सुन आरना और शिखा उसकी तरफ प्रश्न भरी नज़रों से देखने लगती हैं। इन चारों में भाई कौन है तुम्हारा? निखिल उनका इशारा समझ जाता है और बताता है, अरे तुम दोनों को तो सौम्या से मैंने मिलवाया ही नहीं। और सौम्या के पास खड़े होकर बोलता है, ये मेरी मामा की बेटी है और मेरी सबसे प्यारी बहन। फिर सौम्या को चिढ़ाते हुए उसकी नाक पकड़कर हंसकर बोलता है, थोड़ी नकचढ़ी और गुस्सैल भी है। उसकी बात सुन सौम्या थोड़ा गुस्से से कहती है, आपसे सिर्फ इंट्रो करवाने को बोला है, तारीफ नहीं पूछी किसी ने मेरी, जो ये बता रहे हो आप। तभी आरना फिर से छींकने लगती है तो आदित्य उसे चाय पीने का इशारा करते हुए कहता है, अरे तुम दोनों चाय पियो, ये इन दोनों भाई बहन का झगड़ा तो चलता रहता है। दोनों जितना झगड़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा एक दूसरे से प्यार और ख्याल रखते हैं। शिखा तो ये बात सुन खुशी हो जाती है क्योंकि वो अभी तक सौम्या और निखिल के रिश्ते को कुछ और ही नाम से सोच रही थी, पर दोनों भाई बहन हैं। ये बात सुन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है जिसे देख आरना सब समझ जाती है। चाय सचमुच बहुत अच्छी रहती है जिससे आरना को बहुत राहत मिलती है, तो निखिल को इतनी अच्छी चाय पिलाने के लिए थैंक्स कहती है। अब तक शाम हो जाती है तो सब लोग घर जाने के लिए कहते हैं। शाम हो जाती है और अब तक बारिश भी धीमी हो जाती है तो सब घर जाने के लिए कहते हैं। निखिल सबको बताता है कि कल वो मुंबई वापस जा रहा है पर जल्द ही आएगा क्योंकि यहीं वो अपना होटल अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है और आना जाना अभी लगा रहेगा। वैसे भी जनवरी से पहले होटल की ओपनिंग तो हो नहीं पाएगी, पर मेरी बहन शिवानी की शादी यहीं दिल्ली से होगी तो पहले से आकर सब अरेंजमेंट्स देखना पड़ेगा। सब उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं कि निखिल के आने से सब जल्दी ही मिल पाएंगे क्योंकि एक निखिल ही था जो हम सबको मिलवाने की अहम भूमिका निभाता था और किसी न किसी बहाने से मिलने का प्रोग्राम बनाता था। वरना तो कॉलेज के बाद सभी अपने अपने काम में इतने व्यस्त हो गए थे कि किसी के पास समय ही ना रहता था। अमर, मोहित और आदित्य उसे गले लगाते हैं और जल्दी आने का बोलते हैं। निखिल, हाँ यारो, ये भी कोई बोलने वाली बात है। वैसे भी मेरा खुद मन नहीं लगता, तुम लोगों के बिना ये 2 साल कैसे निकाले हैं मैं ही जानता हूँ। अब तो फिर आ रहा हूँ, तुम लोगों का सर खाने को तैयार रहियो तुम सब लोग। उसकी बात सुन सब हंसने लगते हैं। फिर सब एक दूसरे के गले लग जाते हैं और विदा लेते हैं। इतने अच्छे दोस्त पाकर खुशी आज बहुत खुश थी। उसका मन नहीं होता कि वो सबको जाने दे, पर सबको जल्दी ही फिर से मिलने का वादा कर उन्हें विदा करती है। बाकी सभी भी खुशी और अमर से फिर मिलने का कहते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। मोहित, मेघा और रिया एक साथ चले जाते हैं और आदित्य आरना, शिखा, निखिल और सौम्या को अपनी कार से छोड़ने को बोलता है। निखिल आदित्य को पहले उसे और सौम्या को उसके मामा जी के घर छोड़ने को बोलता है। वो थोड़ी देर मामा मामी जी से मिलकर रात तक वापस आ जाने के लिए बोलता है क्योंकि मामी जी को कुछ सामान भी मुंबई भेजना था जो मम्मी ने मंगाया था, तो वो भी लेकर आऊँगा, इसलिए तू मुझे मामा जी के घर पर ही छोड़ दे। अभी आदित्य उसकी बात सुन ओके कहकर कार को उसके मामा जी के घर की तरफ मोड़ देता है। आदित्य निखिल और सौम्या को उसके मामा जी के घर छोड़कर शिखा को भी उसके घर छोड़ देता है। अब कार में सिर्फ आदित्य और आरना रहते हैं। थोड़ी देर दोनों ही खामोश रहते हैं। फिर आरना ये खामोशी तोड़ते हुए आदित्य से धीरे से सॉरी बोलती है। आदित्य उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए पूछता है, सॉरी? सॉरी किस लिए? आरना, जी सर, वो हमने आपकी बात नहीं सुनी। हम बारिश में इतना खो जाते हैं कि कुछ सुध बुध नहीं रहता। हमको बारिश बहुत पसंद है,
तो उसका आनंद लेने में इतने खो गए कि आप सबकी बात ही नहीं सुनी और आपको गुस्सा दिलाया, इसलिए सॉरी सर। आदित्य उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, बारिश का मौसम है ही ऐसा कि सबको भीगने में मजा आता है, पर तुमको अपना ख्याल भी रखना चाहिए कि तबीयत ना बिगड़े। आदित्य की बात सुन आरना धीरे से मासूम सा मुंह बनाते हुए बोलती है, जी सर, आगे से ध्यान रखेंगे, बस ये मन मान जाए तब ना तबीयत की सोचूं। उसकी बात सुन आदित्य को जोर से हंसी आ जाती है, जिसे देख आरना भी हंस देती है। अब तक आरना का घर भी आ चुका था, तो आदित्य उसे अपना ख्याल रखने और बारिश में ना भीगने के लिए बोलता है, क्योंकि अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, और उसको इशारे से सीधे घर के अंदर जाने को बोलता है। आरना उसका इशारा समझकर मुस्कुराते हुए बाय बोलकर घर के अंदर चली जाती है। वहीं आदित्य भी अपने घर की तरफ कार घुमा लेता है। आदित्य घर आता है तो सबको हॉल में ही बैठा देखता है। पीहू आदित्य को देखती है तो दौड़कर उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बहुत खुश होकर कहती है, बधाई हो भैया, आपकी शादी की बात चल रही है और मैं शादी में बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। उसकी बात सुन आदित्य हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोलता है, क्या क्या कहा पीहू तुमने? शादी? मेरी शादी की बात? और हॉल में उस तरफ चला जाता है जहाँ बाकी सभी बैठे रहते हैं। सब उसे मुस्कुराकर देखते हैं। तभी उसके चाचा रजनीश जी उसका हाथ पकड़ सोफे में बैठाते हुए कहते हैं, आओ बरखुरदार, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है हमें। आदित्य मन ही मन यहाँ चल के आ रहा है और अचानक से ये मेरी शादी की बात कहाँ से शुरू हो गई, और अब ये चाचा जी क्या जरूरी बात करना चाहते हैं? सोचता हुआ रजनीश जी के पास बैठ जाता है। वो एक नज़र सबकी तरफ देखता है, सबको अपनी तरफ ही मुस्कुराता हुआ पाता है। बात की शुरुआत रजनीश जी ही करते हैं और आदित्य से कहते हैं, आदित्य बेटा, हम सभी ने एक निर्णय लिया है। भाई साहब के जाने के बाद तुमने इस घर को और बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल लिया है और अब एक और जिम्मेदारी संभालने का वक्त भी आ गया है। इसलिए हम सबका विचार है कि अब तुम्हारी भी शादी हो जानी चाहिए। तभी सविता जी उसके पास आकर बैठते हुए बड़े ही प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहती हैं, आदि बेटा, मैं जानती हूँ इस समय तुम्हारे मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे, पर हमने बहुत ही सोच विचार कर ये निर्णय लिया है। वैसे भी तुम्हारी इस घर और मेरे प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुम तो बेटा ऑफिस चले जाते हो और मैं इस बड़े से वीरान घर में पूरा दिन अकेले बोर होती रहती हूँ। तेरी शादी हो जाएगी तो बहू के आने से घर में चहल पहल हो जाएगी। बेटा, शादी के लिए हाँ कह दो, आखिरी फैसला तेरा ही होगा और तुम्हारी पसंद से ही शादी होगी। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो हमें बता दो, वैसे एक लड़की हमने भी पसंद की है। आदित्य उनकी बात सुनकर परेशान सा हो जाता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि वो सबसे क्या बोले, कैसे मना करे माँ को, क्योंकि अभी तो खुद आरना से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया है और यहाँ तो ये सब शादी की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि लड़की भी पसंद कर ली है। आदित्य बड़ी मुश्किल से सविता जी से बोलता है, माँ, इतनी क्या जल्दी है शादी की? आप लोग तो पीछे ही पड़ गए, और तो और लड़की भी पसंद कर ली, कोई मेरी बात भी तो। राधिका जी उसकी बात बीच में ही काटते हुए मुस्कुराते हुए बोलती हैं, आदित्य, इतना परेशान मत हो बेटा, पहले लड़की की फ़ोटो तो देख लो, शायद तुम्हारा भी मन हो जाए जल्दी शादी करने का। उसकी बात सुन सब हंसने लगते हैं तो आदित्य झल्ला जाता है और उठकर अपने रूम में जाते हुए माँ से बोलता है, माँ प्लीज़ बाद में बात करते हैं इस बारे में, अभी मैं थक गया हूँ तो सोने जा रहा हूँ। राधिका जी उसके पीछे से आवाज़ लगाती हैं, अरे सुन तो, आदि ये फ़ोटो तो लेता जा, कमरे में ही देख लेना। आदित्य, चाची जी प्लीज़, मुझे नहीं देखना कोई फ़ोटो और अभी नहीं करना मुझे कोई शादी वादी, मैं थक गया हूँ तो प्लीज़ सोने दो आप सभी मुझे। तभी सविता जी उससे बोलती हैं, अच्छा ठीक है बेटा, पर खाना तो खा लो, मैं अभी लगवा देती हूँ। आदित्य, नहीं माँ, भूख नहीं है, अमर के घर बहुत हैवी खाना हो गया था तो अब बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कुछ भी खाने की, नींद आ रही है तो बस सोना चाहता हूँ। सविता जी उसके पास आते हुए, अच्छा ठीक है बेटा, तू सो जा, हम कल बात करते हैं। आदित्य, ओके माँ, गुड नाइट, और बाकी सभी को भी गुड नाइट बोलकर रूम में चला जाता है। बाकी सभी भी कल बात करेंगे सोचकर खाना खाने बैठ जाते हैं। आदित्य अपने रूम में आकर बेड पर लेट जाता है।
उसे नींद तो नहीं आ रही थी, वो तो बस यहाँ सबसे पीछे छुड़ाकर भागना चाहता था, इसलिए नींद का बहाना बनाकर आ गया। वो अच्छे से जानता था कि माँ को तो एक बार समझाया जा सकता है, पर चाचा जी और चाची जी उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। सुबह फिर से मेरी पेशी होगी और जब तक मैं शादी के लिए हाँ नहीं कर देता, मेरी परेड लेते रहेंगे और ऊपर से अपने दो भूत भी, शौर्य और पीहू को भी मुझ पर छोड़ देंगे। मुझे कुछ भी करके माँ को बताना पड़ेगा कि मैं आरना से प्यार करता हूँ, पर उससे पहले मैं आरना को भी तो बताऊँ कि कितना प्यार करता हूँ उससे और उसके दिल में भी मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं, ये भी तो पता चले। मुझे कल ही कुछ करना होगा, आरना को अपने दिल की बात बताना होगा, नहीं तो चाचा चाची मुझे चैन से नहीं रहने देंगे और शादी के लिए हाँ करवा कर ही दम लेंगे। ये निखिल भी तो अभी तक नहीं आया, नहीं तो कुछ तो मिलकर कुछ तो रास्ता निकालते इस परेशानी से। वैसे भी कल वो भी चला जाएगा, 12 बजे की फ्लाइट है उसकी। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसी ऊहा-पोह में वो आरना के बारे में सोचता हुआ सो जाता है। थोड़ी देर बाद सविता जी उसके रूम में आती हैं तो उसे सोता देख उसके सर को प्यार से सहलाती हैं और कंबल उड़ा देती हैं। फिर मुस्कुराते हुए अपने साथ लाए हुए एक एनवलप जिसमें उस लड़की की फोटो रहती है वहीं बेड के पास रखी टेबल पर रख देती हैं और रूम से बाहर आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ आरना को भी नींद नहीं आ रही थी, वो आज की बातें याद कर रही थी। आदित्य का उसे इस तरह अचानक गोद में उठाना, गुस्सा करना, निखिल जी जब खीर के लिए बोले तो झूठ मूठ का गुस्सा करना, फिर धीरे से खीर की तारीफ करना, ये सब याद आते ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी पीछे से माँ की आवाज़ सुनाई देती है। क्या आवाज़ सोचकर मुस्कुरा रही है बेटा? आरना, अरे माँ आप आइए ना। कुछ खास नहीं माँ, बस ऐसे ही अपने दोस्तों की बात याद आ गई तो हंसी आ गई। और ये आप क्या लेकर आई हो? उनके हाथ में गिलास देखकर पूछती है। माँ गिलास उसके हाथ में पकड़ाते हुए, हल्दी वाला दूध लाई हूँ, चुपचाप जल्दी से पी लो और गरम गरम ही पीना है, इसलिए अभी पियो इसे मेरे सामने। आरना, ओहो माँ, आपको आज भी कैसे मालूम हो गया कि मैं आज भी बारिश में भीगी हूँ? आप तो अंतर्यामी हो या मेरे पीछे कोई जासूस छोड़ रखे हैं आपने? कहते हुए हंसने लगती है। माँ उसका कान पकड़ते हुए, चुपचाप पहले दूध पियो, बातों में मत उलझाओ मुझे। माँ हूँ तेरी, अच्छे से जानती हूँ बारिश के पीछे तुम्हारी दीवानगी को। आज जब बारिश शुरू हुई तभी समझ गई थी कि पक्का भीगेगी तू। अब और नाटक मत कर, चुपचाप पी ले। आरना मुंह बनाते हुए दूध पी लेती है और माँ के जाते ही फिर आदित्य के ख्यालों में खो जाती है। आदित्य के बारे में सोचते सोचते ही उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन सुबह आदित्य की जब आँख खुलती है तो वो निखिल को अपना बैग रेडी करता हुआ देखता है। वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और निखिल से बोलता है, अरे यार निखिल, तू कब आया? मैं रात को तेरा वेट करते करते सो गया था। निखिल, हाँ यार, कल थोड़ा लेट हो गया था, मामा मामी जी आने ही नहीं दे रहे थे। बिना खाना खाए फिर बातें करने बैठे तो खाना भी लेट हुआ, तो आने में भी 12:30 बज गए थे। तुझे कॉल किया कि दरवाज़ा खोल देगा तू, क्योंकि इतनी रात को तो सब सो रहे होंगे, तो तूने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने एक ही बार डोरबेल बजाई तो आंटी ने दरवाज़ा खोला। वो अब तक जाग रही थीं, तो मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कल रात वाली पूरी बात बताई। आदित्य, अच्छा हुआ जो तुझे सब पता चल गया, अब तू ही मुझे शादी जैसी मुसीबत से बचा यार। निखिल, आदि आंटी जी अपनी जगह सही हैं। हर माँ को अपने बेटे की शादी की चाह होती है, कुछ अरमान होते हैं और तुझे उन्हें समझना चाहिए। आदित्य, निखिल तू कहना क्या चाहता है? तू तो सब जानता है कि मैं आरना से प्यार करता हूँ, फिर माँ की बात कैसे मान लूँ? और फिर उन लोगों ने कोई और लड़की पसंद भी कर ली है। तू सब बात जानते हुए मेरी साइड लेने की जगह उन लोगों का। निखिल उसकी बात बीच में ही काटते हुए, अबे गधे, तेरे से उस फोटो वाली लड़की से शादी थोड़े ना करने को बोल रहा हूँ, बल्कि ये बोल रहा हूँ कि घर में सबको आरना के बारे में बता दे। आदित्य, पर यार अभी तो मैं खुद ही आरना को कुछ नहीं बोल पाया हूँ, तो घर वालों को कैसे बताऊँ? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो भी मुझे पसंद करती है या नहीं। निखिल, तू उसकी चिंता मत कर, पहले घर वालों को तो राजी कर, फिर हम सब मिलकर आरना को भी राजी कर लेंगे। वैसे भी मैंने उसकी आंखों में भी तेरे लिए प्यार देखा है।
आदित्य, क्या सच में यार? निखिल, जी हाँ बाबा आदित्यनाथ। अब चल उठ जल्दी से और तैयार हो, मुझे छोड़ने एयरपोर्ट भी तो चलेगा कि नहीं? ये कहते कहते अपनी पैकिंग करने लगता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे एनवेलॉप पर पड़ती है, जिसे देखकर वो आदित्य से पूछता है, आदि ये एनवेलॉप में क्या है? आदित्य, जो बाथरूम में जा चुका रहता है, वहीं से बोलता है, कौन सा एनवेलॉप? मुझे नहीं मालूम यार, तू देख ले जरा। निखिल उसकी बात सुन एनवेलॉप खोल कर देखता है तो उसमें आरना की फोटो रहती है। वो समझ जाता है कि आदित्य से शादी के लिए जो लड़की घर वालों ने पसंद की है वो आरना ही है, इसलिए उसकी फोटो वहां रखी गई है। वो दौड़कर जोर जोर से बाथरूम का दरवाजा खटखटाता है और जल्दी से खोलने को बोलता है तो आदित्य चिल्लाकर बोलता है, रुकना बे, आ तो रहा हूँ, चैन से नहाने भी नहीं देता। तेरी ट्रेन नहीं छूटे जा रही है जो इतना हड़बड़ा रहा है। निखिल, अबे ट्रेन ही छूटे जा रही है, ये समझ तू, निकल तो सही, देख तुझे कुछ दिखाना है। आदित्य बड़बड़ाते हुए टॉवल लपेटे हुए बाथरूम से बाहर आ जाता है। साला ढंग से नहाने भी नहीं देता है, क्या हुआ बता, क्या दिखाना है? निखिल जब आदित्य को आरना की फोटो दिखाता है तो आदित्य आश्चर्य भरी निगाहों से उसे देखता है और सब समझते हुए खुशी से उछलकर बोलता है, आरना मतलब? निखिल, जी हाँ मतलब आरना ही वो लड़की है जिसे सबने पसंद किया है। आदित्य वैसे ही माँ के पास जाता है तो निखिल उसे चिल्लाता है, अबे कपड़े तो पहन ले। पर आदित्य उसकी बात बिना सुने ही वहाँ से निकल जाता है। वो माँ के कमरे में जाता है पर माँ वहाँ नहीं होती तो वो हॉल में जाता है जहाँ सब बैठे हुए मिलते हैं। शौर्य उसे देखकर कहता है, भैया आप ये टॉवल में क्यों घूम रहे हो पूरे घर में? उसकी बात सुन सब आदित्य को आश्चर्य से देखने लगते हैं। निखिल भी उसके पीछे आ जाता है। तब तक आदित्य उन सबको अनदेखा कर माँ को फोटो दिखाते हुए कहता है कि माँ ये आरना की फोटो। उसकी बात सुन सबके चेहरे में मुस्कान आ जाती है। आदित्य माँ को फोटो दिखाते हुए कहता है कि माँ ये तो आरना की फोटो है, आप इससे मेरी शादी। उसकी बात सुनते ही वहाँ मौजूद सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी उसके पीछे से रजनीश जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, बरखुरदार, पहले कपड़े तो पहनाइए, सिर्फ टॉवल में घूमना अच्छा नहीं लगता। आदित्य उसकी बात सुन झेप जाता है और जल्दी से अपने रूम में जाने लगता है कि तभी हड़बड़ाहट में वहीं पास में रखी टेबल से टकरा जाता है और गिरते गिरते बचता है। उसे देख निखिल जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे अरे संभल कर आदि, तू गिर गया तो चल जाएगा, पर अगर टॉवल गिर गई तो तेरी इज्जत का फलूदा हो जाएगा। उसकी बात सुन सब लोग जोर से हंसने लगते हैं। आदित्य गुस्से से निखिल की तरफ देखते हुए कहता है, तू रुक अभी, मैं कपड़े पहन लूं, फिर बताता हूँ तुझे। कहता हुआ जल्दी से अपने रूम में चला जाता है और जल्दी से कपड़े पहन हॉल में आ जाता है। उसकी ये हड़बड़ी देखकर सब लोग एक बार फिर हंसने लगते हैं। उन सभी को देख आदित्य चिढ़ते हुए कहता है, यहाँ कोई कॉमेडी शो चल रहा है क्या जो आप लोग इतना हंस रहे हो? इस पर निखिल हंसते हुए उससे बोलता है, तू कोई कॉमेडियन से कम है क्या? आदित्य उसे गुस्से से कहता है, तू अपना मुंह बंद करता है कि मैं बताऊं फिर तुझे, और ये खीखी करना बंद कर। उसकी ये बात सुन निखिल और जोर से हंसने लगता है तो आदित्य वहीं रखे सोफे पर से कुशन उठाकर उसकी तरफ फेंकता है। उन दोनों की ये नोकझोंक देखकर फिर सब लोग ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। सविता जी उन दोनों को देखते हुए कहती हैं, कोई कह सकता है कि तुम दोनों बड़े हो गए हो, अभी भी बच्चों जैसी लड़ाई करते हो। यहाँ हम लोग तुम्हारी शादी का सोच रहे हैं और तुम लोगों का तो बचपना ही नहीं जा रहा। तभी राधिका जी हंसती हुई बोलती हैं, अरे दीदी, शादी का हम बाद में सोच लेंगे, अभी तो इनका बचपना ही चलने दो। वैसे भी आदित्य को आरना पसंद थोड़े ना है, हम कोई दूसरी लड़की देख लेंगे, क्यों है ना आदि? कहते हुए आदित्य की तरफ शरारती मुस्कुराहट से देखती हैं। आदित्य, अरे नहीं नहीं चाची, मुझे आरना पसंद है, दूसरी लड़की क्यों, वो ही अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है। आदित्य राधिका जी की बात सुन हड़बड़ाते हुए जल्दी से बोल देता है। उसकी बात सुन वहाँ मौजूद सभी लोग फिर से हंसने लगते हैं, जिसे देख आदित्य बड़ी बड़ी आंखें कर आश्चर्य से सबसे बोलता है, आखिर हुआ क्या है? मेरी बात पर आप लोग आज इतना क्यों हंस रहे हो? तभी पीहू उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए कहती है, अरे अरे भोले भैया, आपसे शादी के लिए हाँ करवाने के लिए ही तो ये ड्रामा कर रहे थे हम सब, और ये सब आइडिया निखिल भैया का था।
पीहू की बात सुन आदित्य हैरानी से निखिल की तरफ देखता है तो निखिल उसके सर पर धीरे से चपत मारते हुए कहता है, अरे घोंचू, मैं जानता था कि तू आरना से प्यार करता है। ये बात सबसे नहीं बोल पाएगा। जब कल रात को आंटी ने मुझे सब बात बताई और आरना की फोटो दिखाई, तभी मैंने सबको बता दिया था कि तू भी आरना से प्यार करता है। अभी तक बोला नहीं है उससे, इसलिए शादी के लिए मना कर रहा है और तुझसे हाँ करवाने के लिए ये प्लान बनाया। इसलिए तेरे कमरे में फ़ोटो भी मैंने ही रखवाई थी आरना की, और ड्रामा भी किया ताकि तू सबके सामने बोले। और देख वही हुआ। अब तो तू शादी के लिए तैयार है ना? अभी भी नहीं करनी शादी? उसकी बात सुन आदित्य भी शरारत से मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने शादी के लिए मना ही कब किया था? वो तो मैं भी आप सबसे मजाक कर रहा था। उसकी ये बात सुन बाकी सभी भी मुस्कुराने लगते हैं। सविता जी आदित्य के पास आकर बोलती हैं, बेटा तुम्हारी खुशी में ही हम सब की खुशी है। हम आज ही आरना के घर जाकर उसकी माँ से बात करेंगे। आरना जल्दी से मेरे घर की बहू बनकर आ जाए, इससे बड़ी खुशी हम सब के लिए कुछ भी नहीं हो सकती। उनकी बात सुनकर आदित्य उनसे कहता है, नहीं माँ, अभी रुक जाइए। पहले मैं आरना से अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। पता नहीं वो भी मुझसे प्यार करती भी है या नहीं, और मान लो अगर नहीं भी करती तो क्या वो मुझे अपना हमसफ़र बनाना पसंद करेगी? उसके दिल की बात जानना मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। अगर वो हमारे इस रिश्ते से खुश होगी तभी हम शादी की बात करेंगे। आप सभी मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आरना से जल्दी ही अपने दिल की बात कह दूंगा। उसकी बात सुनकर रजनीश जी भी कहते हैं कि आदित्य ठीक कह रहा है, हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। सभी उसकी बात मान लेते हैं। निखिल की फ्लाइट का टाइम हो जाता है तो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर वो सबसे विदा लेता है और आदित्य के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। रास्ते में निखिल आदित्य को आरना से जल्दी बात करने को कहता है। इधर आरना ऑफिस जल्दी आकर वहाँ का काम संभालती है, क्योंकि आदित्य ने रास्ते से ही उसे फ़ोन कर बता दिया था कि आज वो लेट ऑफिस आएगा, निखिल को छोड़ने एयरपोर्ट जा रहा है। आज मिस्टर चंदवानी से भी उनकी मीटिंग रहती है तो वो सारी तैयारी पहले से ही करके रखती है। आदित्य निखिल को सी ऑफ कर ऑफिस आता है तो आरना को मीटिंग की तैयारी करते देखता है। उन्हें आज चंदवानी जी के ही ऑफिस जाना था मीटिंग के लिए। वो आरना से बात करने की सोचता है, पर अभी मीटिंग में जाता है और समय भी कम है तो मीटिंग से लौटकर बात करने की सोचता है। दोनों मीटिंग के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर में मिस्टर चंदवानी जी के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहां अंदर जाकर वो रिसेप्शन पर बैठी महिला से चंदवानी जी से अपनी मीटिंग के बारे में बताते हैं तो वो लड़की दोनों को एक केबिन में ले जाती है और कहती है, प्लीज़ आप लोग यहीं वेट कीजिए, सर अभी आकर आपसे मिलते हैं। ये कहकर वो लड़की चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक 25-26 साल का लड़का, जो देखने में एकदम हीरो जैसा लगता है, हाइट 5.11, गोरा रंग, भूरी आंखें, काले बाल, आकर्षक चेहरा, वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स पहने उस केबिन में आता है और पीछे से आते हुए आदित्य से बोलता है, माफ़ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, वो मैं जरा दूसरे काम से। इतना कहते हुए जब वो उन दोनों के सामने आता है और उसकी नज़र जैसे ही आरना पर पड़ती है, वो अपनी बात वहीं अधूरी छोड़ उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है। आरना भी जैसे ही उसे देखती है तो बड़ी बड़ी आंखें कर जोर से चीखते हुए कहती है, ओ माय गॉड, तुम यहाँ कैसे? तुम वापस कब आए? तुमने बताया क्यों नहीं? मिले क्यों नहीं मुझसे? कितना बदल गए हो तुम? ये कहते हुए उस लड़के के गले लग जाती है। वो लड़का भी उसे खुश होकर गले लगा लेता है और हंसते हुए बोलता है, तुम आज भी वैसी ही हो, बिल्कुल नहीं बदली ना। आज भी एक साथ इतने सारे सवाल पूछ डाले तुमने तो, थोड़ा सांस तो लेने दो, सब बातों का जवाब देता हूँ फिर। ये सुन आरना उससे अलग होकर हंसते हुए बोलती है, हाँ तुम सांस लो ना, मैं कौन सा तुम्हारा गला दबा रही हूँ, गले ही मिल रही हूँ। ये सुन वो लड़का भी हंसने लगता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है, कैसी हो तुम आरना? मैं ठीक ही हूँ, जैसा छोड़ कर गए थे वैसी ही हूँ। अभी ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम यहाँ कैसे? आदित्य दोनों को हैरानी से देखता रहता है, फिर गला खराशते हुए दोनों को अपनी भी मौजूदगी होने का जताते हुए आरना से कहता है, आरना तुम इन्हें जानती हो? कौन है ये? और हमारी मीटिंग तो चंदवानी जी से थी, वो तो ये नहीं है, तो कौन है ये?
आदित्य की बात सुन आरना जैसे ही कुछ कहने को होती है, वो लड़का आदित्य से बोलता है, ओके सॉरी गरेवाल जी, और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाय आई एम आयुष चंदवानी, मैं आर के चंदवानी जी का बेटा हूँ। पापा की तबीयत अचानक से खराब होने के कारण अब उनकी सारी मीटिंग मैं ही हैंडल करूँगा। ये बात सुन आरना फिर चौंक कर उसे देखने लगती है। आदित्य, हाय आयुष, आई एम आदित्य एंड प्लीज कॉल मी ओनली आदित्य। ये गरेवाल जी थोड़ा बड़े टाइप लगता है, हम शायद एक ही एज के हैं, तो आप नाम ले सकते हैं आयुष। ओके आदित्य, प्लीज बैठिए ना, हम कब से यूं ही खड़े होकर बात कर रहे हैं और आरना की तरफ देखते हुए, अब तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? बैठो, तुम्हारा ही ऑफिस है और तुम्हारे सारे सवालों का जवाब घर आकर दूंगा। आंटी से बोलना मेरे लिए आलू के पराठे बनाकर रखेंगी। ये बात सुन आरना मुस्कुराकर ओके कहती है। आदित्य उन दोनों से पूछता है कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, तो आरना उसे बताती है, सर आयुष और मैं चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। बचपन से लेकर स्कूल तक हम साथ ही पढ़े हैं और पता नहीं ये कहाँ चला गया था मुझे छोड़कर और आज यहाँ आपके सामने मिला है। मुझे तो ये भी नहीं पता था ये चंदवानी जी का बेटा है, क्योंकि अंकल जी से मैं पहले कभी नहीं मिली थी और अभी मिली भी हूँ तो यहाँ ऑफिस के सिलसिले में। आदित्य उन दोनों से मुस्कुराते हुए कहता है, तब तो आप दोनों को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मेरी वजह से आप दोनों दोस्त मिल गए। आयुष और आरना दोनों ही आदित्य को थैंक यू बोलते हैं, तो आदित्य उनसे कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप दोनों मुझे थैंक यू मत बोलिए, ये तो कोइंसिडेंट था जो आप दोनों इस तरह मिले। वैसे अगर आप दोनों का ये भरत मिलाप हो गया हो तो क्या हम वो काम करें जिसकी वजह से मीटिंग रखी थी? उसकी बात सुन आयुष और आरना दोनों मुस्कुराते हुए यस यस करके अपनी मीटिंग कंटिन्यू करते हुए आदित्य के साथ प्रोजेक्ट पर डिस्कस करने लगते हैं। शाम को मीटिंग खत्म होने पर आरना आयुष को घर आने का बोलती है, क्योंकि इतने सालों की बहुत सी बातें उसे आयुष से करनी होती हैं। स्कूल लाइफ में एक आयुष और एक योगिता ही ऐसे फ्रेंड्स थे जिनसे वो सारी बातें शेयर करती थी। स्कूल में तीनों हर समय साथ रहते, साथ बैठते थे। आयुष के चले जाने के बाद योगिता भी 2 साल बस साथ रही, फिर उसकी भी शादी हो जाने के कारण उससे भी मिलना बंद हो गया। आदित्य आरना को चुटकी बजाकर ख्यालों से बाहर निकालते हुए बोलता है, कहाँ खो गई आरना? आरना अपने ख्यालों से बाहर आती है और आदित्य से कहीं नहीं सर कहते हुए आयुष को बाय बोलकर बाहर आकर कार में बैठ जाती है। आदित्य भी आयुष को बाय बोलता है और कार में आ जाता है। कार चलाते हुए वो आरना से बात करने की सोचता है, पर आरना को कुछ परेशान सा खोया हुआ देखता है, तो अभी बात करना उसे सही नहीं लगता है, इसलिए वो उसे घर छोड़ देता है। आरना भी कार में बैठी अपनी पुरानी यादों में खोई हुई रहती है और घर आकर चुपचाप अपने रूम में आकर लेट जाती है। उसका मन बार बार अपने पुराने स्कूल के दिनों की यादों की गलियों में जा रहा था, जहां उसने अपने दोस्तों के साथ एक अलग ही दुनिया बनाई थी। ना तो इन तीनों को किसी से मतलब रहता था और ना ही ज़रूरत। पढ़ना, खूब सारी मस्ती करना और स्कूल की हर प्रतियोगिता में शामिल होना, बस यही काम था इनका। पढ़ने में भी तीनों होशियार थे। हमेशा क्लास में तीनों का फर्स्ट या सेकेंड ही रैंक आता था, जिससे सभी टीचर्स के चहेते भी थे, पर डांट भी बहुत खाते थे क्योंकि मस्ती भी खूब करते थे। ये सब सोचते हुए आरना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है कि उन तीनों ने मिलकर कितनी मस्ती की थी। कभी पीछे ही बेंच में बैठकर क्लास चालू होने पर भी टिफ़िन खाना, तो कभी रिसेस के बाद भी क्लास में खट्टी इमली खाना और पकड़े जाने पर सबके सामने वो मैडम का डांटना, कभी ब्लैक बोर्ड पर कोई कार्टून बना देना, तो कभी मैडम की चेयर बदलकर टूटी चेयर रख देना। कितना मज़ा आता था उस वक्त। उसे वो दिन याद आता है जब स्कूल में एक डांस कंपटीशन हुआ था, जिसमें उसने, योगिता और क्लास के कुछ और लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था। क्लास का एक और लड़का था जो थोड़ा बदमाश टाइप का था, ना खुद पढ़ता ना अपने दोस्तों को पढ़ने देता, दूसरों को सताने में उसे बड़ा मज़ा आता था। उसने हम सबको भी डांस प्रैक्टिस में बहुत तंग किया था। एक दिन तो उसने प्रैक्टिस कर रही एक लड़की को गिरा ही दिया, जिससे उसे चोट भी आ गई थी।
तब हम तीनों ने मिलकर उसकी प्रिंसिपल सर से शिकायत की थी और प्रिंसिपल सर ने उसे सबके सामने खूब डांटा था। इतना ही नहीं, आयुष ने तो स्कूल के बाहर उसकी वो क्लास ली कि 3-4 दिन वो स्कूल ही नहीं आया था। यह वाकया याद आते ही आरना को हंसी आ गई। मस्ती के साथ साथ पढ़ाई पर भी हम उतना ही ध्यान रखते थे। एग्जाम के समय एक दूसरे की पूरी हेल्प करना, सिलेबस लर्न करने में सब कुछ अच्छा जा रहा था। हम तीनों साथ में एक क्लास में आगे बढ़ रहे थे। फिर पता नहीं 12th क्लास में 20 सेशन में ही आयुष का यूं गायब हो जाना। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक यूं स्कूल छोड़कर क्यों चला गया। आरना अपने ही विचारों में यूं ही खोई रहती कि तभी माँ उसके रूम में आकर रूम की लाइट जलाते हुए उसके पास आकर कहती हैं, बेटा तुम ठीक तो हो? यूं अंधेरे कमरे में अकेली क्यों बैठी हो? लाइट भी नहीं जलाई तूने? और उसका माथा छूते हुए कहती हैं, तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या बेटा? आज मेरे पास भी नहीं आई, नहीं तो ऑफिस से आकर सीधा रसोई में मेरे ही पास आती हो। क्या बात है बेटा, मुझे बताओगी नहीं क्या? आरना माँ को अपने लिए परेशान देख उनका हाथ पकड़कर कहती है, अरे कुछ नहीं हुआ माँ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इतना परेशान क्यों होती हो? बस आज मन नहीं था किसी से बात करने का, तो रूम में आकर लेट गई। माँ उसके चेहरे पर प्यार से हाथ रखते हुए, आरना बेटा तू सबसे झूठ बोल सकती है पर अपनी माँ से नहीं। तेरा चेहरा देखकर ही बता सकती हूँ कि कोई बात तो जरूर है जो तुझे परेशान कर रही है। सच बता क्या बात है बेटा? आरना, हम माँ आज आयुष से मिली मैं। माँ, आयुष कौन? फिर कुछ ध्यान करते हुए, वो क्या तुम्हारा स्कूल वाला फ्रेंड जिसे मेरे हाथ के बने आलू के पराठे बहुत पसंद थे, वही ना? आरना हंसते हुए, हाँ माँ वही आयुष। माँ, ये तो अच्छी बात है कि इतने सालों बाद वो आखिर तुझे मिल ही गया। फिर अब क्यों इतना परेशान है तू? तुझे तो खुश होना चाहिए। आरना उनकी बात सुन उदासी से कहती है, हाँ माँ वो मिल तो गया है, पर उसके मिलने से मैं बहुत खुश भी हूँ, पर पता नहीं फिर वापस ना चला जाए। माँ अब अपनी किस्मत से डर सा लगता है कि मेरे अपने सब मुझे छोड़कर ना चले जाएं। पहले दादाजी, फिर पापा, फिर आयुष भी छोड़कर चला गया, फिर योगिता की भी शादी हो गई तो वो भी चली गई। माँ आप तो जानती ही हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कम लोगों को शामिल किया है जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी सारी बातों के राजदार रहे हैं, जो मेरे सच्चे दोस्त रहे, और आयुष भी उनमें से एक है। आरना और माँ बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ आयन आता है और बताता है कि दीदी बाहर कोई आयुष जी आए हैं आपसे मिलने। उसकी बात सुन आरना तुरंत खुश होकर बाहर वाले रूम की तरफ भागती है जहां आयुष सोफे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। आयुष जैसे ही आरना को देखता है तो उठकर उसे गले लगाने के लिए उसके पास आता है, पर आरना आंखों में आंसू लिए हाथ से उसे वहीं रोकने का इशारा करते हुए कहती है, वहीं रुक जाओ आयुष, अगर दोबारा छोड़कर जाने का इरादा है तो नहीं मिलना मुझे तुमसे। उसकी बात सुन आयुष दौड़कर उसे गले लगाता है और कहता है, इस बार नहीं छोड़ूंगा अपनी सबसे प्यारी दोस्त को अकेले। दोनों की ही आंखों में आंसू गिर रहे थे। उन दोनों को देख आरना की माँ की भी आंखें भर जाती हैं। थोड़ी देर बाद आरना अलग होते हुए कहती है, आयुष कैसे हो तुम, और मुझे इस तरह क्यों छोड़कर चले गए थे? एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी ये दोस्त कितनी अकेली पड़ जाएगी और तुम। उसकी बात सुन माँ उससे कहती है, सारी बात यूं ही खड़े खड़े ही करोगी क्या? पहली बार आयुष घर आया है, उसे बैठा चाय पानी तो पूछ। आरना की माँ की बात सुनते ही आयुष हंसते हुए बोलता है, अरे आंटी ये तो इसकी पुरानी आदत है, एक साथ सारे सवाल पूछना। खैर आप चिंता मत कीजिए, आज इसके सारे सवालों का जवाब देकर ही जाऊंगा, और सिर्फ चाय से ही पीछा नहीं छोड़ने वाला आंटी जी, आज तो आपके हाथों के बने आलू के पराठे भी खाकर जाऊंगा। आरना की माँ हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, तुम लोग आराम से बातें करो, मैं पराठे बनाती हूँ तब तक, और आयन को अपने साथ ले जाती हैं। आयुष आरना को अपने पास बैठाते हुए बताता है कि मैं ठीक हूँ आरना, और मैं तुम लोगों को छोड़कर यूं ही नहीं गया था। उस दिन कुछ ऐसा घटित हुआ था कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। उस दिन स्कूल से जब घर पहुँचा तो मम्मी ने बताया
कि हमें आज रात ही नाना जी के पास जयपुर जाना है। उनकी तबीयत बहुत खराब है। माँ रोते हुए ही सारी पैकिंग कर रही थी। पापा भी उनकी हेल्प कर रहे थे। हम रात को ही जयपुर के लिए रवाना हो गए। दूसरे दिन जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि नाना जी नहीं रहे। मम्मी और नानी का तो रो रो कर बुरा हाल था। पापा और मैंने उन दोनों को बड़ी मुश्किल से संभाला था। ननिहाल में अब तो नानी जी के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि मम्मी नाना नानी जी की इकलौती संतान थीं। उनकी शादी के बाद भी कई बार मम्मी पापा ने उन्हें अपने साथ दिल्ली चलने को कहा, पर वो दोनों नहीं माने। उन्होंने जयपुर वाले घर में अपनी बहुत सारी प्यार की यादें संजोई थीं। उस घर को उन्होंने अपने प्यार से सजाया संवारा था, जिसे छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल था। अब भी पापा मम्मी ने नानी जी से साथ चलने को कहा तो नानी जी अब भी नहीं मानी। उस घर को वो छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थीं, जिसमें नाना जी की यादें बसी हों। उस हालत में हम नानी जी को वहाँ अकेले छोड़ भी तो नहीं सकते थे। तो पापा मम्मी ने निर्णय लिया कि मैं और मम्मी अभी कुछ दिन नानी जी के पास ही रहेंगे। पापा महीने में 2 या 3 बार मिलने आते रहेंगे। बाद में धीरे से नानी जी को मना लेंगे दिल्ली चलने के लिए, और मेरी पढ़ाई का लॉस ना हो इसलिए वहीं जयपुर के ही स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया गया। उन हालातों को देखकर मैं चाहकर भी कुछ ना बोल पाया। तुम्हारी और योग्यता की बहुत याद आई मुझे। वहाँ स्कूल में भी मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया, न ही ज़्यादा किसी से बात करता था। इसी तरह मैंने 12th पास की। नानी जी यहाँ आने के लिए कभी ना मानी। धीरे धीरे 3 साल निकल गए और मैंने वहीं से ग्रेजुएशन किया। तब बीच में एक बार 2-4 दिनों के लिए मेरा दिल्ली आना हुआ, तो सबसे पहले यहाँ आकर मैं तुम्हारे और योगिता के घर गया। तुम्हारे घर गया तो वहाँ कोई और रहने लगे थे। उन्होंने बताया कि तुम लोग वो घर छोड़कर कहीं चले गए हो, और कहाँ गए ये उनको भी नहीं पता था। फिर मैं योगिता के घर गया, जहाँ पता चला उसकी शादी हो गई है। तुम दोनों से ना मिल पाने के कारण मैं भी बहुत परेशान था, पर कर भी क्या सकता था। तुम्हारा कोई पता भी मालूम ना था, कहाँ ढूंढता तुम्हें। इसी पसोपेश में मैं वापस जयपुर आ गया और 2 साल भी इसी तरह निकल गए। तुम दोनों जैसा मेरा कोई दोस्त वहाँ बना ही नहीं। मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया। हाँ, कॉलेज में मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई, जिससे पहले दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे पता ही नहीं चला हम कब एक दूसरे को पसंद करने लगे। वो भी यहीं दिल्ली की है और वहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। मैंने उसे भी तुम दोनों के बारे में बताया। उसने मुझे तुम दोनों को सोशल साइट्स पे ढूंढने को बोला, तो मैंने वहाँ भी चेक किया, तो मुझे वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। यहाँ पापा भी अकेले रहते रहते थक गए थे। बार बार यहाँ से जयपुर जाना आना उनके लिए अब मुश्किल हो रहा था। गुस्सा तो उन्हें पहले भी बहुत आता है, पर अब अकेले रहने, खान पान ठीक न होने और सारा बिजनेस अकेले संभालने के कारण उनको और चिड़चिड़ा बना दिया था, जिसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ा और उनकी तबीयत खराब रहने लगी। तब मम्मी ने नानी को बड़ी मुश्किल से मनाया, तो नानी भी पापा का स्वास्थ्य बिगड़ा देख मान गईं और हम सब अभी 1 महीने पहले ही यहाँ आए। मैंने भी पापा को अब आराम से रहने का कहे उनका बिजनेस संभाल लिया और उनकी सारी मीटिंग्स मैं ही हैंडल करने लगा। तभी आदित्य की मीटिंग में तुमसे मुलाकात हुई। इतना कहते हुए आयुष लंबी सांस लेते हुए कहता है, अब तुम भी कुछ बोलोगी या बस मेरी ही सुनती रहोगी। आरना उसकी बात सुन कहती है, बोलने को तो बहुत कुछ है मेरे पास भी, पर फिलहाल अभी सिर्फ इतना कहूँगी कि अब मत जाना मुझे छोड़कर आयुष, और अगर जाएगा भी तो बताकर जाना, ताकि कांटेक्ट तो बना रहे तुझसे। तेरे जाने के बाद दोस्त तो और भी बने मेरे, पर तुझ जैसा दोस्त ना मिला कभी, जो मेरे बोलने के पहले ही समझ जाए सब कुछ। आरना और आयुष दोनों की ही पलकें भीग जाती हैं। फिर आरना आंसू पोंछते हुए थोड़ा शरारत से कहती है, और अगर अब गया ना तू छोड़कर मुझे, तो तुझे पकड़कर इतना मारूंगी कि तेरी नानी याद आ जाएगी। आयुष भी उसे चिढ़ाते हुए उठकर थोड़ा दूर जाकर कहता है, पहले पकड़ तो ले, फिर मारना मुझे, और नानी क्या याद दिलाएगी मुझे, वो तो मेरे पास ही रहती हैं। ये कहते हुए जोर का ठहाका लगाता है। आरना उसे पकड़ने की कोशिश करती है, तो वो सोफे के पीछे चला जाता है और उसमें रखा कुशन उसकी तरफ फेंक कर चिढ़ाता है। आरना भी उसे कुशन फेंक कर मारती है। दोनों पूरे कमरे में भाग दौड़ करने लगते हैं। तभी माँ आकर ये देखती है
तो ज़ोर से हंसने लगती है और दोनों को रोकते हुए कहती है, बस भी करो तुम दोनों, अभी भी बच्चों जैसी लड़ाई कर रहे हो। चलो खाना तैयार हो गया तो चलकर खाना खाओ। माँ की बात सुन दोनों हंसते हुए खाना खाने डाइनिंग टेबल पर आते हैं और सब मिलकर खाना खाते हैं। आयुष जल्दी जल्दी पराठे खा रहा होता है। उसे इस तरह पराठे खाते देख आरना हंसते हुए उससे कहती है, ओए फट्टू, पराठे कहीं भागे नहीं जा रहे जो ऐसे ठूस ठूस कर खा रहा है। रुक जा, हम लोगों के लिए भी कुछ बचने देगा कि नहीं। उसकी बात सुन आयुष बोलता है, क्यों रुकूं, ये पराठे आंटी ने मेरे लिए बनाए हैं तो मैं पेट भर खाऊंगा। तुमको खाना है तो जाओ अपने लिए और बना लो। वैसे भी इतने दिन के बाद ये स्वादिष्ट पराठे खाने को मिले हैं तो मैं तो नहीं छोड़ने वाला। ये सुन आरना उसकी प्लेट से पराठा उठा लेती है और खाने लगती है तो आयुष उससे अपना पराठा छुड़ा लेता है। दोनों की छीना झपटी देख माँ हंसते हुए दोनों को रोकते हुए कहती है, तुम दोनों बच्चों जैसे लड़ना बंद करो। मैंने बहुत सारे पराठे बनाए हैं, आराम से अपना अपना खाओ। तभी उन तीनों की नज़र आयन पर पड़ती है जो उन दोनों को देख अपना पेट पकड़कर खीखी हंस रहा होता है। माँ उससे पूछती है, अब तुझे क्या हुआ जो इस तरह से हंसे ही जा रहा है। आयन बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए कहता है, माँ इन दोनों को देख, मैं क्या, कोई भी हंस दे, ये दोनों तो मुझसे भी छोटे हैं जो बात बात पर ऐसे झगड़ रहे हैं। उसकी बात सुन तीनों हंसने लगते हैं। खाना खाकर आयुष फिर से जल्दी ही मिलने का कह अपने घर चला जाता है। यहाँ आदित्य अपने रूम में लेटे लेटे आरना के बारे में सोच रहा था कि आरना से कैसे बात करूं। सोचते सोचते काफ़ी रात हो जाती है पर उसे अभी तक नींद नहीं आती। तभी उसे आरना की फ़ोटो याद आती है जो माँ ने उसके रूम में रखवा दी थी। वो उठकर यहाँ वहाँ उसकी फ़ोटो ढूंढता है तो उसे वहीं बेड के बगल वाली टेबल के ड्रॉर्स में रखी मिलती है। वो आरना की फ़ोटो को देखकर उससे बात करने लगता है। आरना की फ़ोटो से बात करते हुए वो कब नींद की आगोश में चला गया उसे एहसास ही नहीं होता। सुबह खिड़की से आती हुई सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने से उसकी नींद खुलती है तो वो घबरा कर उठता है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।